हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTH डिकोडिंग द हिंदू। हम करेंगे द हिंदू को डीपली डिकोड सो दैट वेरियस एग्जाम्स के लिए हमारा करंट पोर्शन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम एश्योरिंग यू कि आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन को हम इंटीग्रेटेड लेकर चलेंगे। इस लेक्चर में हम PYQs, क्योट्स, डेली वोकैबुलरी, एडिटोरियल डिस्कशन सब कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किपिंग। और आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी, जब भी न्यूज़पेपर एनालिसिस करो, चाहे खुद से या किसी भी यूट्यूब वीडियो से, तो अपने साथ पेन पेपर ज़रूर रखो और जो भी स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स न्यूज़ में आ रहे हैं उनको नोट डाउन करके रिवाइज ज़रूर करो। मैं साथ साथ भी नोट डाउन कराती रहूँगी स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज है 19 अगस्त। अपने लेक्चर की स्टार्टिंग हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। क्या आंसर होना चाहिए? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। इसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक क्योट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें जीएस पेपर्स, एथिक्स, ऐसे कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है। क्या क्योट है? इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वट यू माइट हैव बीन। मतलब आप जो हो सकते थे उसके लिए कभी देर नहीं हुई। किसकी क्योट है ये? जॉर्ज इलियट की। ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, आपको फ्यूचर में काम आएगी। अब चलते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। न्यूज़ एनालिसिस में सबसे फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ किससे रिलेटेड है? वो न्यूज़ रिलेटेड है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। एक्चुअली आपने पिछले दिनों देखा होगा कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है। वो बैन क्यों कर दिया है? क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हैंडलिंग किसको दे दी गई थी? एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को। कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसकी डेली अफेयर्स की हैंडओवर दे दिया गया था। तो क्या हुआ कि फीफा ने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी है, उसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हैंडओवर नहीं करना चाहिए था। इस वजह से फीफा ने AIFF को बैन कर दिया है। अब सिमिलर लाइंस पे क्या हो रहा है कि बात चली है कि एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स किसके लिए अपॉइंट की जाएगी? जिस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए। और उसके सारे डे टू डे अफेयर्स कौन हैंडल करेगा? कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये भी एक नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी नेशनल लेवल की बॉडी जैसे कि IOA, उसको नॉन इलेक्टेड बॉडी से रिप्रेजेंट करवाना, ये कैसा लगता है? जैसे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो रहा हो, और ये उसके रूल्स के खिलाफ है। जिस वजह से क्या हो सकता है? हमारी कंट्री को बैन किया जा सकता है। कहाँ से? ओलंपिक से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना बनाया जाए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, ये लैंड पूलिंग से रिलेटेड है। दिल्ली में लैंड पूलिंग के लिए प्रोविजंस आए हैं, लॉ आया है। क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले क्या प्रोविजंस थे और अमेंडमेंट करने के बाद क्या प्रोविजंस हो गए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले लैंड पूलिंग को समझ लेते हैं। लैंड पूलिंग होती क्या है? लैंड पूलिंग इज़ एन एक्टिविटी वेयर अ ग्रुप ऑफ लैंड ओनर्स क्या कर देते हैं? लैंड पूलिंग को ऐसे समझ सकते हैं हम कि जहाँ कुछ लैंड ओनर्स एक साथ आगे आते हैं और अपने लैंड पार्सल को गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। क्या हो जाता है? डेवलपमेंट होने के बाद जो लैंड है वो अपने ओरिजिनल ओनर्स को दे दी जाती है और कुछ पोर्शन उसका ले लिया जाता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो गया है। बेनिफिट क्या है लैंड पूलिंग का? ये ओनरशिप जो है वो ओरिजिनल टाइटल होल्डर के पास रहती है, इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होती। और इसका और बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि लीगल डिस्प्यूट्स के चांसेस कम हो जाते हैं और कंपनसेशन देने में
अगर लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट तो उसका कंपनसेशन सालों साल बाद मिलता है, वो प्रॉब्लम भी लैंड पूलिंग से सॉल्व हो जाती है। अब लैंड पूलिंग क्या मांगता है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लैंड ओनर्स आगे आएँ और अपनी सहमति दें इस प्रोसीजर के लिए। अब इसके अंदर एक चैलेंज जो सबसे बड़ा क्या आ जाता है कि कुछ लैंड ओनर्स मानते नहीं हैं इस चीज़ के लिए, कुछ एग्री होते हैं और कुछ डिसएग्री होते हैं। तो ये इस एक्टिविटी का, लैंड पूलिंग का सबसे कॉमन और सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी फ़िलहाल जो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में प्रोविज़न्स क्या दिए गए थे कि लैंड पूलिंग एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन स्कीम है, मतलब स्व इच्छा से अगर कोई आना चाहे तो लैंड पूलिंग के लिए आगे आ सकता है, किसी को इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में, उसके अकॉर्डिंग इस प्रोविज़न को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जहां मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ पार्टिसिपेशन आगे आ रहा है, मतलब जहां एक कुछ लैंड ओनर्स अपनी लैंड देने के लिए आगे आ रहे हैं और कुछ मना कर रहे हैं, उस केस में इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उन लैंड ओनर्स को भी अपनी लैंड पूल करनी पड़ेगी। क्या मतलब, कितनी मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना रखा गया है? 70%, कि अगर 70% ओनर्स आगे आ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को पूल करने के लिए, तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा सभी लैंड ओनर्स पे कि वो भी अपनी लैंड को पूलिंग के लिए अवेलेबल करवाएं। लैंड पूलिंग कहाँ, कौन से लैंड पे हो सकती है? जो लैंड पार्सल्स कॉन्टिगियस हो, मतलब कॉन्टिन्यूसली हो। अगर एक इधर है, एक उससे 1 किलोमीटर दूर है, ऐसे अगर लैंड ओनर्स लैंड पूलिंग के लिए आगे आते हैं तो लैंड पूलिंग नहीं की जा सकती। कॉन्टिन्यूस लैंड पार्सल्स होंगे तभी लैंड पूलिंग की जा सकती है। एक कंडीशन और क्या रखी गई है लैंड पूलिंग के लिए कि लैंड पूलिंग के लिए जो लैंड आगे आएगी उसके एक साइड क्या होना चाहिए? रोड होना चाहिए, और वो भी कम से कम 30 मीटर चौड़ा रोड होना चाहिए। अब एक जो ज़रूरी प्रोविज़न है इस एक्ट में क्या दिया गया है कि सेंटर जो है वो मैंडेटरी लैंड पूलिंग के लिए प्रोविज़न दे सकता है, लैंड पूलिंग को मैंडेटरी कर सकता है अगर 70% पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो, और अगर नहीं भी होता है 70% तो भी सेंटर के पास ये पावर दी जा रही है इस अमेंडमेंट से कि वो लैंड पूलिंग को मैंडेटरी कर सकता है अगर 70% भी लैंड ओनर्स आगे नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद भी। ये लैंड पूलिंग के बारे में था। अब लैंड पूलिंग में कुछ की इश्यूज़ हैं जो नए अमेंडमेंट आए हैं, उसमें भी कुछ की इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं कि जो कंपल्सरी लैंड पूलिंग है किस तरीके से की जाएगी, क्या इसके प्रोविज़न्स होंगे। उसके बाद कि लैंड टाइटल ओनर के पास रह जाएगा, ये तो इन्होंने कह दिया, लेकिन वो कैसे कन्फर होगा, कैसे उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। और ना ही ये क्लियर है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी और किस बेसिस पे लगेगी, ये सब अभी इसमें इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अभी हमें पता है हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद ये कंसर्न दिखाया जा रहा है कि फ्लैग्स तो सबने अपने घरों पर लगा लिए हैं, लेकिन अब जो चूँकि इंडिपेंडेंस डे जा चुका है तो अगर किसी का फ्लैग फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको रखने के लिए क्या रूल्स है। हमारे पास फ्लैग कोड है, उसको देख लेते हैं। कि एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड करके उसको रात में भी फहराया जा सकता है, लहराया जा सकता है, नेशनल फ्लैग को ये अलाउ कर दिया है। एक और अमेंडमेंट क्या किया था गवर्नमेंट ने कि फ्लैग्स जो कि मशीन से बने हैं और पॉलिस्टर के बने हुए हैं उनको भी नेशनल फ्लैग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या कहता है कि जहाँ भी ट्राई कलर की तिरंगे की ऑनर और डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, उसको रिस्पेक्ट किया जाए, वहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले हो सकता है।
कितनी भी टाइम तक कैसे भी उसको फहराया जा सकता है। इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फ्लैग कोड को। एक पार्ट देता है ट्राई कलर का डिस्क्रिप्शन, दूसरा पार्ट क्या देता है कि पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़ या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए रूल्स क्या हैं फ्लैग को लहराने के लिए। और थर्ड पार्ट क्या है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं अगर फ्लैग लहराएंगी तो उनके लिए क्या रूल्स हैं। ये इसके 3 पार्ट्स में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि तिरंगे को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ना ही किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता, ना ही अपने नेशनल फ्लैग को डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता। और जो ऑफिशियल डिस्प्ले होगा फ्लैग्स, उन्हीं फ्लैग्स को गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ किया जाएगा जो कि BIS के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है फ्लैग का उसको उसके साथ कंफर्म करते होंगे। नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री देख लेते हैं कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ। 1906 में पहला नेशनल फ्लैग बना हमारा, और इसमें कौन कौन से कलर की स्ट्रिप्स थी, 3 स्ट्रिप्स थी वो, रेड, येलो और ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रंग की थी, रेड, येलो एंड ग्रीन। और सबसे पहले कहाँ लहराया गया उसको, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1921 में पिंगाली वेंकैया ने महात्मा गांधी से मिलके एक बेसिक डिज़ाइन दिया फ्लैग का, और वो डिज़ाइन में फ्लैग कैसा था हमारा, उसमें 2 रेड और 1 ग्रीन बैंड थे। 1931 में क्या चेंज आया, ट्राई कलर को हमारी कांग्रेस कमेटी ने नेशनल फ्लैग के तौर पे अडॉप्ट कर लिया। कहाँ पे, कराची में। उसके बाद 1947 में क्या हुआ कि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो आज हम अपने इंडियन फ्लैग की फॉर्म देखते हैं उसी फ्लैग को नेशनल फ्लैग के तौर पर अपना लिया। अब फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी एक फ्लैग से रिलेटेड, वो क्या है हमें पता है। फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मिलती हैं, आर्टिकल 51A में। और ये जो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी है कौन से पार्ट में, ये आर्टिकल 51A पार्ट A ये है। क्या कहता है ये कि हर सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करे। इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एक आर्टिकल आया है ये यूथनासिया से रिलेटेड। इसमें क्या है कि एक इंसान यूथनासिया लेना चाहता है, लेकिन एक उसकी फ्रेंड दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डालती है कि उसको यूथनासिया ना दिया जाए, और बाद में उसको पिटीशन को विड्रॉ कर लेती है। अब इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पॉर्टेंट आ जाता है यूथनासिया। क्या है यूथनासिया और क्या प्रोविज़न है। यूथनासिया को मर्सी किलिंग भी कहा जाता है, और ये क्या है, किसी को पेनलेस डेथ प्रोवाइड कराना। मतलब अगर कोई इंसान है जो सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार है और ऐसी हालत में है कि अगर उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को हटा दिया जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, उसको पेनलेस डेथ प्रोवाइड करवाना क्या कहलाता है, यूथनासिया। इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट केस आया था, अरुणा शॉनबॉग केस। क्या था, इसमें कहा गया था कि राइट टू डाई जो है इन अ डिग्निफाइड वे, ये किसके अंडर आता है, राइट टू लाइफ के अंडर आता है, अंडर आर्टिकल 21। अभी तक इंडिया में जो है वो केवल पैसिव यूथनासिया अलाउड है। 2 टाइप के यूथनासिया होते हैं, एक्टिव और पैसिव। समझेंगे हम एक्टिव कौन सा होता है। एक्टिव होता है कि जिसमें इंटेंशनली डेथ दी जाए किसी ह्यूमन बीइंग को, इंटरवेंशन करके, ह्यूमन इंटरवेंशन करके किसी ह्यूमन बीइंग की इंटेंशनली डेथ की जाए तो उसको कहेंगे एक्टिव यूथनासिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी को अगर ज़्यादा हैवी डोजेस दे दी किसी ड्रग की, या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन दे दे जिससे उसकी मौत हो जाए, इसको कहेंगे एक्टिव यूथनासिया। और ये क्या होता है, ये जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ डेथ,
और ये क्या है, इल्लीगल है। एक्टिव यूथनासिया इल्लीगल है। पैसिव यूथनासिया क्या है, इसको नेगेटिव यूथनासिया भी कहते हैं या नॉन एग्रेसिव यूथनासिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डेथ इंटेंशनली दी जाती है बाय नॉट प्रोवाइडिंग एसेंशियल मटेरियल्स, जैसे खाना, पानी, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी हैं उनको हटा दिया जाता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और धीरे धीरे तड़प तड़प कर पेशेंट की मौत हो जाती है। ये स्लो है थोड़ा सा एक्टिव यूथनासिया के कंपैरिजन में और उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। ये लीगल है इंडिया में पैसिव यूथनासिया। उसके बाद इश्यूज़ क्या क्या आ जाते हैं यूथनासिया से रिलेटेड, क्या इश्यूज़ हैं। मेडिकल एथिक्स पे एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मेडिकल एथिक्स क्या कहती है कि किसी भी पेशेंट को केयर दी जाए, उसको नर्सिंग प्रोवाइड की जाए और उसको पेशेंट को ये एनकरेज किया जाए कि वो अपनी लाइफ स्ट्रेंथ के साथ जिए, ना कि उसको एंड कर दे। ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। मॉरली रॉन्ग है किसी की भी जान लेना, किसी की भी जान को कम समझना, इसलिए मॉरली रॉन्ग हो जाएगा यूथनासिया। अब ये कहा है कि सुसाइड और यूथनासिया में डिफ्रेंशिएट क्यों किया, क्योंकि सुसाइड हमारे लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में यूथनासिया को कैसे लीगल कहा जा सकता है। एक्स फैक्टर क्या कहता है कि कई बार मिरेकल्स देखे जाते हैं सोसाइटी में, और जब लाइफ और डेथ की बात होती है तो ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं जो कई कई सालों बाद कोमा से बाहर आ जाते हैं। तो हमें होप रख के ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस को भूलना नहीं चाहिए। अब यूथनासिया की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस या क्या कह सकते हैं, इसका यूज़ क्या है, ये किसी के एंडलेस पेन को ख़त्म कर देता है हमेशा के लिए। कोई एक इंसान ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो इनटॉलरेबल पेन को टॉलरेट कर रहा है और डेली सफ़र कर रहा है, उसको एक आसान मौत देके उस तड़प से छुटकारा दिलाया जा सकता है। और क्या है, पर्सन की चॉइस है, वो जीना चाहेगा तो डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है, और नहीं जीना चाहता है अगर, तो उसको अनडिग्निफाइड वे से जीने के लिए मजबूर करना उसकी चॉइस के खिलाफ है। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हो जाता है। उसके बाद अदर्स का ट्रीटमेंट इजी हो जाएगा, क्योंकि यूथनासिया नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स डिमांड करते हैं जो बेड रिडन है। हॉस्पिटल्स में बेड्स की हमें पता है शॉर्टेज रहती है, फंड्स भी कम रहते हैं, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की जो एनर्जी है या फिर जो उनकी कैपेसिटी है वो ऐसे लोगों के लिए यूज़ हो पाए जो कि बचाए जा सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। डिग्निफाइड डेथ का प्रोविज़न आ जाता है कि जैसे आर्टिकल 21 के अंडर किसी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, ऐसे ही उसे डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार है। और क्या है, एड्रेसिंग मेंटल एगोनी, मतलब ये केवल पेशेंट को ही नहीं बल्कि उनके रिलेटिव्स को भी जो मेंटल एगोनी से जूझ रहे हैं पेशेंट की हालत को देखकर, उसको भी छुटकारा दिला सकता है। इसके देखा जाए फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये एथिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एथिक्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर बना कर चलें। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है चाइनीज़ मांझा से रिलेटेड। चाइनीज़ मांझा इसे क्यों कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये चाइना से ही बनता है, चाइना में ही बनता है, लेकिन इसे चाइनीज़ मांझा मेनली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सिंथेटिक पॉलीमर का यूज़ होता है। वो क्या है, पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन का यूज़ इसमें किया जाता है, जिसकी वजह से इसे चाइनीज़ मांझा कहा जाता है। अब क्या इस आर्टिकल में दिया गया है कि मांझा हमारे यहाँ काफ़ी पहले से चलन में है, लेकिन पहले जो मांझा था वो कॉटन थ्रेड से बनता था और अब जो मांझा है वो पॉलीमर से बनता है। पहले मांझे में क्या होता था, मार्बल का यूज़ होता था या फिर क्रीम मिक्स का यूज़ होता था। अब मांझे में किसका यूज़ होता है, ब्रोकन ग्लास पीसीज का यूज़ होता है।
जिसकी वजह से काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, डेली न्यूज़ आ रही है। अब इसका और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो देख लेते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देख लेते हैं। चाइनीज़ मांझा इतना ज़्यादा यूज़ में क्यों है? सबसे मेन रीज़न है कि इसका कम प्राइस। ये जो कॉटन का मांझा होता है, कॉटन का धागा जो होता है, उससे 1/3 प्राइस पे हमें मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ये सस्ता है, इसलिए ज़्यादा बिकता है। उसके बाद हार्म क्या है इसका? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। हमने काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ जैसे मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है और धागे ने उनका गला काट दिया, तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, इतना पहना रखते हैं। ये कहा है कि जब कोई मोटरसाइकिलिस्ट को धागा गले पे काटता है तो उनकी कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन कट जाती है, और ये किसका काम करती हैं? ये हमारे हार्ट से ब्रेन तक खून पहुंचाने का काम करती है, और यही कट जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए काफ़ी हार्मफुल है, और केवल ह्यूमंस के लिए नहीं, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है, क्योंकि उनको भी काफ़ी इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। अब देख लेते हैं मेन इसके फीचर्स चाइनीज़ मांझा के, जो इसको इतना पॉपुलर बनाते हैं, वो क्या है? इसका फैक्ट्री स्केल प्रोडक्शन। इतने ज़्यादा बड़े स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है कि हर जगह मार्केट में ये देखने को मिल सकता है। ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा लंबा चलता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन। चीपर प्राइस, सस्ता है इसलिए ज़्यादा बिकता है। रेज़र शार्प कोड एबिलिटी, मतलब इतना ज़्यादा शार्प है ये कि ये जीतने के लिए, जैसे हमने देखा है कि आमतौर पर बच्चों को शौक होता है एक दूसरे की पतंग काटने का, तो जो चाइनीज़ मांझा है या नायलॉन मांझा जिसे कह सकते हैं, उसकी हेल्प से वो जीत सकते हैं, इसलिए उसका यूज़ ज़्यादा होता है। अब जो कॉटन वाला मांझा है वो यूज़ हमारे कंट्री में होता है, क्योंकि ग्लास और मेटल के ग्लास को और मेटल को यूज़ करने के लिए मांझे में एनजीटी ने कब मना कर दिया था? 2017 में ही मना कर दिया था। 2017 का एक कंट्री वाइड बैन था, जिसमें एक्चुअली इसके मांझे की सेल और मैन्युफैक्चरिंग पे रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में मांझा बन रहा है और बिक रहा है। ये एक बड़ा इशू है। ऑल्दो मांझा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी इसके हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ना यूज़ किया जाए, और जो बायोडिग्रेडेबल नेचर फ्रेंडली मांझे हैं उनको यूज़ किया जाए। उसमें क्या यूज़ किया जाता है? क्रश्ड राइस, फ्लोर, कोल, हर्ब्स एंड कलरिंग एजेंट्स, और ग्रेनाइट और किरेमिक यूज़ किया जाता है, मार्बल यूज़ किया जाता है, सो दैट उसको थोड़ी सी शार्पनेस दी जा सके। यही था इसमें, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टाउन हॉल से रिलेटेड। टाउन हॉल कहाँ सिचुएटेड है? कोलकाता में, और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कहाँ से स्टार्ट होती है? ये कहा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो फॉर्मली यहीं से स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की हेडशिप में ये स्टार्ट हुआ था 1905 में। अब एक चीज़ और, इसका इम्पोर्टेंस उससे भी पहले से देखा जा सकता है। 1823 में राजा राम मोहन रॉय जी ने यहाँ एक डिनर होस्ट किया था, क्योंकि स्पेन में फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। 1823 में ही द्वारकानाथ टैगोर ने यहाँ एक प्रोटेस्ट भी किया था इंडियंस के साथ, जो किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट था। 1836 में यही हॉल ब्रिटिश बॉन्ड सब्जेक्ट्स या फिर ब्रिटिश लोगों ने भी यूज़ किया था, क्योंकि उनको सिविल जुरिस्डिक्शन के अंडर लाया जा रहा था। तो इस हॉल की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है हिस्ट्री में, और ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इसको काफ़ी नेगलेक्ट किया गया, इसका ध्यान नहीं रखा गया, और अब इसको रिबिल्ड किया जा रहा है, इसको
क्या किया जा रहा है, रिप्लेनिश किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। इसमें यही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है एंडोसल्फान विक्टिम्स से। एंडोसल्फान के बारे में देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने केरला को कहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको मिल रही हैं या नहीं, उसकी जांच करी। एंडोसल्फान क्या है, एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है कि जो खेतों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए छिड़का जाता है। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये, 1950 में। और इसको क्या कहा जाता है नॉर्मली, थियोडन, जिसका नॉर्मल नाम है। ये कैसी कैसी मेडिकल कंडीशंस को बना सकता है, कैसे कैसे हार्मफुल हो सकता है ये न्यूरोटॉक्सिटी मतलब दिमागी दिक्कतों को पैदा कर सकता है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, फिजिकली काफ़ी अफेक्ट करता है, पॉइजनिंग कर सकता है। ऐसे इसके ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इसे कौन कौन सी क्रॉप्स पे स्प्रे किया जाता है, कॉटन, कैश्यू, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, ऐसी क्रॉप्स पे इसको स्प्रे किया जाता है। किसके लिए, पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए। एंडोसल्फान को दो जो हमारे कन्वेंशंस हैं उनके अंडर रखा गया है, रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। इनको हम बाद में समझेंगे कि एक हैं क्या। अभी इतना याद रखिए कि रोटरडैम कन्वेंशन जो कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट से रिलेटेड है और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है, उन दोनों की लिस्ट में एंडोसल्फान को रखा गया है। इम्पैक्ट्स क्या है एंडोसल्फान के, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा तो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, ये फूड चैन में घुस जाता है और इसकी हायर डोजेज होती जाती हैं। क्योंकि फूड चैन में क्या होता है, एक सबसे छोटा इंसेक्ट घास को खाएगा, एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खाएगा, फिर दूसरे इंसेक्ट को कोई एनिमल खाएगा, उसे बड़ा एनिमल खाएगा। ऐसे फूड चेन से लास्ट में आते आते इसकी डोसेस काफ़ी हाई हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम्स करती हैं। अगर एंडोसल्फान पानी में चला जाए तो पानी में एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ह्यूमंस को क्या नुकसान पहुंचाता है ये, ह्यूमंस में इसकी वजह से कैंसर, बर्थ डिसऑर्डर्स या फिर ब्रेन डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब रोटरडैम कन्वेंशन देख लेते हैं 1998 में। ये क्या है, रोटरडैम कन्वेंशन जो है इसका एम है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, कि जो ट्रेड है हजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स में उसको डील किया जा सके। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट इसका मेन फीचर है और ये लीगली बाइंडिंग है सभी पार्टी मेंबर्स में। PIC का मतलब क्या है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स ट्रेड किए जा रहे हैं, उनके नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन पार्टी मेंबर्स को होनी चाहिए। पार्टी मेंबर्स को पहले इंफॉर्मेशन दी जाए। और ये जो कन्वेंशन है ये इसका प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्लिगेशन रखता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन देख लेते हैं। स्टॉकहोम क्या है, ये कन्वेंशन POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को कम करने की एम रखता है, जो कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी लंबे समय तक रह जाते हैं और बायो एक्यूमुलेट होने की एबिलिटी रखते हैं। बायो एक्यूमुलेट मतलब किसी भी अगर वाटर ऑर्गेनिज्म में कोई पोल्यूटेंट आ गया है तो वो धीरे धीरे उनमें बढ़ता जाएगा, तो वो उसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसमें 12 POPs रखे गए हैं और उनको क्या कहा जाता है, डर्टी डजन। ये टर्म आपको याद रखनी है कि डर्टी डजन किससे रिलेटेड है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड है। इसमें 12 POPs को रखा गया है। बायो एक्यूमुलेशन मैंने आपको बता दिया। बायो एक्यूमुलेशन क्या है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जब कॉन्टामिनेंट की मात्रा इंक्रीज हो जाए और वो फिर क्या करेगी, एनवायरनमेंट को हार्म करेगी। इसमें यही था एंडोसल्फान के बारे में। एंडोसल्फान ने काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केरला गवर्नमेंट को कहा था कि एंडोसल्फान विक्टिम्स को वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाए। इस आर्टिकल में यही था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि असम गवर्नमेंट ने सेलुलर जेल तक यूथ के लिए ट्रिप प्लान की है।
सेलुलर जेल का इम्पोर्टेंस काफ़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश रेजिम के दौरान बंद किया गया था, जो भी रिवोल्ट करते थे उनके अगेंस्ट। इस आर्टिकल में और क्या आया है, एक आया है पथारू घाट अपराइजिंग। पथारू घाट अपराइजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में हम देख लेंगे क्या स्टोरी है, स्टोरी समझ लेते हैं। 1826 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने असम को एनेक्स कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था असम पे, और उसके स्टेट के सारे लैंड को सर्वे करना शुरू किया। सर्वे करने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वहाँ का लैंड टैक्स फिक्स किया, और जिसकी वजह से फार्मर्स में क्या आ गया, आक्रोश आने लग गया। 1893 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एकदम से जो टैक्स है उसको 70 से 80% बढ़ा दिया। अब पहले क्या होता था, असम के जो पीजेंट्स हैं वो टैक्सेस को पे कर देते थे या तो कैश में या फिर सर्विसेज में, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ाया, ये पीपल में क्या हो गया, एक आक्रोश का कारण हो गया, रिसेंटमेंट बढ़ गया लोगों में। उसके बाद क्या हुआ कि लोग इस लॉ के खिलाफ या इस प्रोविज़न के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको एक सेडिशन के तौर पर देखा कि सेडिशन को उगाया जा रहा है, सेडिशन के ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गोलीबारी करनी शुरू कर दी, लाठीचार्ज किया ओपनली और फायरिंग की ओपनली। 1894 की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ, ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस कैजुअलिटी में इसमें कितनी हत्या हुई, 15 हत्या हुई इस इंसिडेंट से, और 37 लोग बाउंडेड हुए, जबकि लोकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग 140 लोगों ने अपनी जान पुलिस फायरिंग की वजह से गंवा दी। तो ये एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंस था। ये जलियांवाला बाग की तरह ही था, लेकिन ये जलियांवाला बाग से 25 साल पहले हुआ था। 1894 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 1919 में, ये हमें पता होना चाहिए। पठारू घाट अपराइजिंग का क्या सिग्निफिकेंस है ये देख लेते हैं। ऑल्दो इसको काफ़ी हद तक भूला जा चुका है, लेकिन असम के लोगों के लिए ये अहोम विक्ट्री के बाद एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और क्या है, वहाँ के लोग इसे कैसे देखते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का एक प्रीकर्सर देखते हैं, और नॉन वायलेंट मूवमेंट जैसे महात्मा गांधी जी ने की थी उसी का एक पार्ट या फिर उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट था, पता होना चाहिए। सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल ये एडिटोरियल है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम कर लेते हैं छोटे आर्टिकल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये है रशिया का आर्टिकल, रशिया से रिलेटेड है। क्या कहा है इसमें कि रशिया एक टेलर्ड अप्रोच को यूज़ कर रहा है। टेलर्ड अप्रोच को क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमें पता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, उसके ट्रेड को, उसकी इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन उससे निकलने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए रशिया इज़ यूजिंग अ टेलर्ड अप्रोच। कैसे टेलर्ड अप्रोच, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अभी रशिया के जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्टिंग हो रही है, उसकी पेमेंट्स जो हैं रशिया ने क्या कर दिया है, यूएस डॉलर्स और यूरो में कम से कम कर दी हैं, और लोकल करेंसीज में लेना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। ये क्यों कर रहा है रशिया, क्योंकि अपने आप को जो सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, उनके मेजर्स निकालने के लिए, उनके मेजर्स के लिए अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए टेलर्ड अप्रोच यूज़ कर रहा है। अब इंडिया के लिए क्या है, टाइमली डिलीवरी होना ज़रूरी है। जो भी स्पेयर पार्ट हम रशिया से मंगा रहे हैं, अभी जो भी इक्विपमेंट हम रशिया से मंगा रहे हैं, और दूसरी बात उसकी पेमेंट्स होना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है अभी हम देखेंगे, लेकिन स्टिल उसके बावजूद
रशिया अपने आप को एक टेलर्ड अप्रोच यूज़ करके इस सैंक्शन के इफेक्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और एक अरेंजमेंट कर रहा है जिससे सारा ट्रेड किससे हो पाए, रूपी रबल अरेंजमेंट में। इससे हमारे कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, इससे हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में क्या स्कोप है अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। यहाँ है केवल डिलीवरी ही नहीं, डिलीवरी जो वेपन्स की कर रहे हैं उनकी सर्विसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड यहाँ करवाई जा सकती है और इक्विपमेंट्स को यहाँ बनाया भी जा सकता है। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ मेक इन इंडिया जॉइंटली बनाया जा सकता है डिफरेंट इक्विपमेंट्स और वेपन्स को, और उनको थर्ड कंट्री में सेल किया जा सकता है। मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा स्विफ्ट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम को फॉर्मली क्या कहा जाता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है? एक मैसेजिंग सिस्टम है जो कि किसको कनेक्ट करता है? बैंक्स को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ये कोई मनी की ट्रांजैक्शन या फिर सेटलमेंट खुद नहीं करता है, लेकिन ये केवल मैसेज देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि फंड्स को कैसे लेना और देन करना है। उसके बाद इसे कंट्रोल कौन करता है? G10 कंट्रीज, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, ये सब इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, और कहाँ है ये? बेल्जियम में है। 10 कंट्रीज़ हैं G10 में। कौन कौन है? बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके एंड यूएस। ये सभी कंसल्ट करते हैं और कॉपरेट करते हैं कौन कौन से मैटर्स पे? इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स पे। स्विफ्ट से पहले कौन यूज़ होता था? टेलेक्स। मैसेज कन्फर्मेशन के लिए टेलेक्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते थे, जैसे लो स्पीड, सिक्योरिटी का भी खतरा था और एक फ्री मैसेज फॉर्मेट था। अब आज के टाइम पे कितने कंट्रीज़ हैं जो स्विफ्ट को यूज़ कर रही हैं? 200 कंट्रीज़ हैं। और कितने मेंबर्स हैं इसके? 11,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। मेंबर कौन है इसके? बैंक्स हैं मेंबर, तो 11,000 से ज़्यादा मेंबर बैंक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ग्लोबल ट्रेड का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है स्विफ्ट, देखा जा सकता है। इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम भी स्विफ्ट को एक्सेस कर सकता है। ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी बाहर हैं। कैसे काम करते हैं स्विफ्ट? ये स्विफ्ट कोड पे काम करता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। स्विफ्ट कोड क्या होता है? हर बैंक को एक यूनिक कोड असाइन किया जाता है। वो कोड क्या होता है? 8 कैरेक्टर का होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू के 4 कैरेक्टर किस लिए होते हैं? शुरू के 4 कैरेक्टर होते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट को, कौन से बैंक को फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द बैंक, कि कौन सा बैंक है, बैंक का नाम। नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो होंगे वो कंट्री, कि वो बैंक कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे इटली में है तो IT। उससे अगले कैरेक्टर्स जो होंगे वो उस कंट्री की कौन सी सिटी में लोकेट है उसके बारे में बताएंगे। लास्ट के 3 कैरेक्टर्स जो ऑप्शनल हैं वो इंडिविजुअल ब्रांचेस के बारे में, जो कि उस सिटी में लोकेटेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई भी बैंक जो स्विफ्ट का मेंबर है उसके मैसेजेस को इमीडिएटली क्लियर कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए। उसके बाद स्विफ्ट सैंक्शंस जो हैं वो रशिया को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? अगर किसी बैंक को स्विफ्ट से बैन कर दिया जाता है तो वो और उसके कस्टमर्स फॉरेनर से या फिर एक्सपोर्टिंग के टाइम पे पेमेंट रिसीव करना, इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस नहीं कर पाते। रशिया को बैन कर दिया है तो इससे क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके सभी इकोनॉमी के सेक्टर्स पैरालाइज हो जाएंगे जो भी इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में एंगेज हैं। उसका रशिया का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा,
क्योंकि जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स ये सब किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं? स्विफ्ट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। रशियन सिटीजन्स को अब्रॉड ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं करेंगे, स्विफ्ट से लिंक्ड होते हैं वो भी काम नहीं करेंगे। इस वजह से उनको अब्रॉड ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और क्या दिक्कत आएंगी रशिया के सामने? रशिया का एनर्जी सप्लाई जो यूरोप की तरफ जाता है वो भी ख़राब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, उसके एक्सपोर्ट्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, और एनर्जी और फूड प्राइसेस इस वजह से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे ग्लोबल मार्केट में। कुछ कोविड-19 की वजह से ये इफ़ेक्ट हुआ है, कुछ सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि रशिया से ये सब आना बंद हो जाएगा। उसके बाद स्विफ्ट के अल्टरनेटिव्स क्या हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं? रशिया ने भी अपना एक अल्टरनेटिव बना रखा है, उसका नाम क्या है? SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। रशिया ने कब बनाया था इसको? 2014 में, क्रीमिया पे इन्वेजन के बाद। उसके बाद एक इसी के बारे में है, इसको स्विफ्ट एनालॉग भी कहा जाता है क्योंकि उसका अल्टरनेटिव है, स्विफ्ट का अल्टरनेटिव है। उसके बाद ये FMS जो है ये विद इन द कंट्री, मतलब विद इन रशिया अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन को प्रोवाइड करवाता है, विद इन द कंट्री, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाइना ने भी अपना एक अल्टरनेटिव बनवाया है स्विफ्ट से, इसका नाम क्या है? CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। CIPS काफ़ी स्मॉल है और इसमें केवल 1300 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड हैं। कुछ कंपनीज़ भी प्रोवाइड करवाती है, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ भी इसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाती हैं, और क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जिनके थ्रू हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर सकते हैं। और अभी तक रशिया हालांकि लॉन्च नहीं कर पाया है, लेकिन एक डिजिटल रूबेल पे भी काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करने में। ये था पूरा आर्टिकल, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हमारे जो बस्टर्ड हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि मेनली कहाँ मिलते हैं? राजस्थान और गुजरात में। उन्होंने 2 एग क्लच, मतलब जुड़वा, 2 एग जुड़वा प्रोड्यूस करने की एडेप्टेशन उनमें आ गई है। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, और ये जो एक इंसिडेंट हुआ है ये पहली बार देखा गया, और क्या रीज़न बताया जा रहा है, इसका क्या कारण बताया जा रहा है, किस वजह से हुआ है कि इस बार मॉनसून सीज़न में अच्छी बारिश की वजह से इनकी प्रोटीन डाइट काफ़ी अच्छी रही, जिस वजह से ये एक नया इवोल्यूशन इनमें देखा गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क में ऐसा पाया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया के ये डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हमें पता है थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली राइट होगी। इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस्टर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बस्टर्ड क्या है? राजस्थान का स्टेट बर्ड है और इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड भी है। ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। फ्लैगशिप स्पीसीज़ क्या होती है? जिनकी वजह से हमें इकोलॉजी की हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। तो ग्रासलैंड की हेल्थ का हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वजह से पता चल जाता है। मेनली ये कहाँ कन्फाइंड है? राजस्थान और गुजरात में। थोड़ी थोड़ी इनकी पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखी जा सकती है। ये कांस्टेंट थ्रेट के अंडर है। क्यों? इनको किस किस चीज़ से थ्रेट है? पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनसे इनको खतरा है, हैबिटेट लॉस से इनको खतरा है, और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से भी इनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनको खतरा है। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN में मैंने आपको बताया क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए हैं। CITES की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है। ट्रेड नहीं कर सकते इनमें विदाउट परमिशन, या फिर ट्रेड एकदम प्रोहिबिटेड है। CMS में भी अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ये था बस्टर्ड्स के बारे में। अब थोड़ा सा इसके नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आपको बताना है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ह्यूमन हैबिटेशन
पार्क में नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी पार्क में, ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है कि किसी भी पार्क में ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी इज़ द आंसर। यानी कि हमने एक क्वेश्चन और कवर कर लिया। अब हमारे पास बचते हैं 2 बड़े आर्टिकल, एडिटोरियल्स, उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटोरियल। एडिटोरियल किससे रिलेटेड है आज, लेबर रिफॉर्म से। हमें पता है हमारी कंट्री में 29 लेबर लॉज थे, उनको सबस्यूम करके 4 लेबर लॉज ला दिए गए हैं। उनके बारे में कि उनका कितना यूज़ हुआ है, कितने अच्छे से वो इम्प्लीमेंट हो पाए हैं, और जो उसका मेन टारगेट था, जो वर्क फोर्स को, लेबर फोर्स को जो फ़ायदा पहुंचाना उसका टारगेट था, क्या वो अचीव हो पाया है या नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है वो केवल एम्प्लॉयमेंट तक सीमित नहीं है, कि रोज़गार मिलना ही केवल एक प्रॉब्लम नहीं है। रोज़गार की पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अनसर्टेन इनकम्स हैं, आज ज़्यादा है कल कम है, सर्टेन नहीं है, और इनसफिशिएंट है, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पुअर वर्किंग कंडीशंस, जहाँ पे भी उनको एम्प्लॉय किया जाता है वहाँ की वर्किंग कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जैसे फैक्ट्रीज़, फार्म्स, या फिर जो भी सर्विसेज वगैरह में जहाँ पे भी उनको वर्क के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, वहाँ की पुअर वर्किंग कंडीशंस भी एम्प्लॉयमेंट की एक पुअर क्वालिटी शो करती है। हमें क्या लगता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो क्या कर दो, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, मतलब बिज़नेस करने में आसानी ला दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, सिटीजन्स की अर्निंग अच्छी होगी और सिटीजन्स का लिवलीहुड बढ़ेगा। ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड है जो हम समझते हैं कि ऐसा होता है, कि लार्ज और जो फॉर्मल इंटरप्राइजेज़ है, फॉर्मल कंपनीज़ हैं, वो अच्छी जॉब क्रिएट करती हैं, और हमारे लेबर लॉज को ऐसे होना चाहिए, उस वे में होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। यही एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। थोड़ा सा अब लेबर लॉज के बारे में हम देख लेते हैं। लेबर लॉज क्या है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है। हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 29 लेबर लॉज का सेट था उनको रिप्लेस करके क्या ला दिए हैं, 2020 में 4 लेबर कोड्स ला दिए हैं। 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं, कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। ये 4 कोड प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने। सबसे पहले कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 को देख लेते हैं। इसका क्या है एम, इसका एम है जो पुराने और ऑब्सोल्यूट लॉज हैं, जो आज के टाइम पे रेलिवेंट लॉज नहीं हैं, उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना और मिनिमम वेजेस को कंट्री में सिक्योर करना, लेबर रिफॉर्म्स लाना और मिनिमम वेजेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके मिनिमम वेजेस सभी के लिए सिक्योर करना, ये इसका मेन एम है। और क्या करता है ये रेगुलेट करता है वेजेस को और बोनस पेमेंट्स को, वेजेस के साथ साथ बोनस पेमेंट्स को भी ये रेगुलेट करता है। और इसमें 4 लेबर लॉज को सबस्यूम किया गया है, 4 लेबर लॉज को इसके अंडर डाल दिया गया। कौन कौन से हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इन चारों को कोड ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर डाल दिया गया है। क्या कहते हैं ये, इसका मेन एम है मिनिमम वेजेस के लिए प्रोविज़न देना, सभी को टाइमली पेमेंट मिले, टाइम पे मिले, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे उनकी कुछ भी सैलरी हो, कुछ भी वेज उनकी हो, सभी के पास राइट है अपना सस्टेनेंस का, जीवित रहने का, अपनी जीविका कमाने का। और ये क्या कर रहा है, मिनिमम वेज को लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है कि मिनिमम वेजेस के लिए एक लीगल बैकिंग दे रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, ये प्रोविज़न देता है कि हर एम्प्लॉई को अपनी मंथली सैलरी नेक्स्ट महीने की 7 तारीख तक दे देनी पड़ेगी। ये एक प्रोविज़न है इस बिल के अंदर। उसके बाद जो वीकली बेसिस पे लगे हुए हैं उनको
वीक के लास्ट डे पे मिल जानी चाहिए अपनी सैलरी, और डेली वर्कर्स को, जो डेली वेजर्स हैं, उनको उसी दिन अपनी सैलरी या अपनी वेज मिल जानी चाहिए। ये इसने प्रोविज़न दिया है। क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेजेस तय करेगी। फ्लोर वेजेस कैसे तय करेगी कि मिनिमम कितनी वेज होनी चाहिए जो कि जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए वर्कर्स के ज़रूरी है, और ये डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ के डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। जो गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिसाइड करेंगी ना, वो फ्लोर वेज से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोर वेज तो ऐसी वेज है जो मिनिमम वेज है जिससे इंसान केवल अपना पालन पोषण कर सकता है। तो मिनिमम वेजेस जो भी होंगी वो फ्लोर वेज से हर हालत में ज़्यादा होंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कोड कौन सा आया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। क्या कहता है ये बात करता है, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 था ना, वो क्या प्रोविज़न देता था कि कोई भी इंडस्ट्री जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, उसमें एम्प्लॉयर जो है उसे एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को अच्छे से क्लियरली डिफ़ाइन करना होगा, और जो काम करने वाले वर्कमैन हैं उनके लिए जो रूल्स हैं उनको क्लियरली डिफ़ाइन करना होगा, और जो वर्कमैन हैं उनको उनके अधिकारों का बताना होगा। मतलब पता होना चाहिए उनके पास क्या अधिकार हैं और क्या नहीं। ये इसका प्रोविज़न था। अब नए प्रोविज़न में क्या आया है, इस 100 की लिमिट को बढ़ा के 300 की कर दिया गया है। इस बात पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, 300 वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, 100 से 300 कर दिया लिमिट। और इसने क्या नया कंडीशन दिया है, लीगल स्ट्राइक के लिए नए प्रोविज़न्स बना दिए हैं। नए प्रोविज़न्स क्या है कि कोई भी अगर पर्सन इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, वो 60 डे के नोटिस के बिना स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकता। उसको 60 दिन पहले, 2 महीने पहले एक नोटिस इंडस्ट्री को देना होगा कि वो 60 दिन के बाद स्ट्राइक करने वाला है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अगर कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो वो उसे कितने दिनों का नोटिस देना होगा, विदिन 6 वीक्स। वो स्ट्राइक पे जाने से 6 हफ्ते पहले उसे एक नोटिस देना होगा, और ऐसे नोटिस के 14 दिन के अंदर अंदर ये क्या होगा, IR कोड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये इंडस्ट्रियल कोड जो है वो एक रीस्किलिंग फंड के बनाने के लिए, को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रपोज करता है, जो किसके कंट्रीब्यूशन से बनेगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। और इसकी अमाउंट किसके इक्वल होगी, जो भी वर्कर है जिसके लिए रीस्किलिंग फंड बन रहा है, उसकी जो लास्ट 15 दिन की विड्रॉन अमाउंट होगी ना, जो लास्ट दिन में उसने 15 दिनों में काम किया है उसकी अमाउंट, उसके इक्वल ये रीस्किलिंग फंड कौन कंट्रीब्यूट करेगा इसके लिए, एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सुटेबल स्कीम बनाएं, उनके हितों के लिए स्कीम्स बनाएं। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं ना, उन्हें अपना एनुअल जो कमाते हैं, वो 1 साल में जितना कमाते हैं उसका 1 से 2% अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए देना होगा। उसके बाद ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020 है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो काम करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं और 18,000 रुपये महीना तक कमाते हैं, उनको इस एक्ट के अंडर डिफ़ाइन किया गया है। इसके बाद डेफिनेशन से क्या होगा, इससे पहले क्या था कि केवल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे जो वर्कर्स लगे हुए होते थे उनकी डेफिनेशन दी गई थी। अब सभी माइग्रेंट वर्कर्स को इसमें डिफ़ाइन कर दिया गया है। इसका पहले क्या प्रोविज़न था कि जो वर्कर्स होंगे उनको, एक मिनट, इसमें अर्लियर प्रोविज़न ये था
कि जो वर्कर्स थे उनको वर्क साइट के पास ही अकोमोडेशन, टेम्परेरी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या प्रपोज कर दिया है कि उन्हें जर्नी अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा, कि वो अपने घर जाना चाहें तो उसका अलाउंस उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा, और फेयर जो किराया भाड़ा है वो भी उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सब इसके प्रोविज़न्स है। ये लेबर रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात की। लेकिन अब इसका जो है, इसमें क्या चिंताएं दिख रही हैं? काफ़ी सारे प्रोविज़न्स हैं जो चिंताजनक हैं। वो क्या है कि जो लेबर रिफॉर्म्स है ना, वो थ्रेशहोल्ड को बढ़ा रहे हैं। पहले 100 की लिमिट थी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अपने हक का, जो भी उसका राइट है उसको पता करने के लिए उनकी स्ट्रेंथ 100 होनी चाहिए थी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब वो स्ट्रेंथ 300 या 300 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि क्या करती है, लार्ज इंटरप्राइज जो होंगे वो क्या करेंगे, वो 300 तक अपने एम्प्लॉयज़ को रखेंगे नहीं, वो चाहे 299 ही रखें, लेकिन वो 300 तक आंकड़ा आने ही नहीं देंगे। इस तरह से वो अपने आप को एक लार्ज इंटरप्राइज की कैटेगराइजेशन से बचा लेंगे, और इस कैटेगराइजेशन से बचा कर वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा इनफॉर्मल बन जाएंगे। फॉर्मल इंटरप्राइज जो हैं वो इनफॉर्मल इंटरप्राइज बन जाएंगे। इससे वो क्या कर पाएंगे, इनफॉर्मल वे में ही अपने एम्प्लॉयज़ को रख पाएंगे। ये सारे लॉज वहाँ लागू ही नहीं होंगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी कैपिटल को अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज़ कर पाएंगे, रादर देन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि फॉर्मल की डेफिनेशन इसमें दी गई है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में पेड लीव मिलेगी, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोशल सिक्योरिटी जो भी एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जब वो फॉर्मल की कैटेगरी में ही नहीं आएगा, 300 लोगों को वो रखेगा ही नहीं, एम्प्लॉय ही नहीं करेगा, तो ये प्रॉफिट्स, ये बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, किसी को भी नहीं। अब 300 से कम जहाँ लोग हैं वहाँ एम्प्लॉयर के पास बेनिफिट है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को केवल 2 राइट्स देने हैं, एक तो राइट टू बी हेयर्ड और डिग्निटी एट वर्क। ये 2 राइट्स उसको देने हैं, और केवल इन राइट्स के बेसिस पे वो इजीली काम करवा सकता है। ऐसे इसका मतलब क्या है कि हमने थ्रेशहोल्ड बढ़ा के राइट ऑफ एसोसिएशन को डाइल्यूट कर दिया है, और वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि 300 से ज़्यादा कोई रखेगा ही नहीं, 300 से कम ही कम वर्कर्स को रखा जाएगा, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस चीज़ से यही क्वेश्चन अराइज होता है कि प्राइमरी पर्पस जो हमारा लेबर लॉज लाने का था वो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना था, ना कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, और जबकि इस वजह से हो उल्टा रहा है। जहाँ तक अभी तक देख पा रहे हैं हम, इसका इम्प्लीकेशन उल्टा आ रहा है, तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, फ्रीबीज से रिलेटेड है। फ्रीबीज के ऊपर काफ़ी आर्टिकल आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रीबीज। इसको आपको अच्छे से समझना है और इस पे अपने ओपिनियन भी फॉर्म करने की फ्रीबीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी फ़िलहाल कि फ्रीबीज को बैन करने के लिए कोई लॉ लाना, कोई लेजिस्लेशन बनाना एडवाइजेबल नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि हम बैलेंस कैसे बना पाएँ कि वेलफेयर मेजर्स को साथ साथ लेके चल सकें और पब्लिक एक्सचेकर को ज़्यादा लॉस भी ना हो, स्टेट फाइनेंसिस को ज़्यादा लॉस ना हो। हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डीपीएसपी हैं वो हमारी स्टेट की पॉलिसी को गाइड करते हैं, और ये कहना ठीक नहीं होगा कि वेलफेयर एक फ्रीबी है। वेलफेयर जो है वो स्टेट करती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी है, और उसको फ्रीबी कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है जो किसी एक इंसान के लिए फ्री भी दिखाई देती है, और वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है, वो दूसरे के लिए वेलफेयर स्कीम हो सकती है। जैसे कोई प्रिविलेज्ड है जिसके लिए क्लीन फ्यूल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए ये एक फ्री भी हो जाएगी कि सरकार
क्लीन फ्यूल क्यों प्रोवाइड करवा रही है गरीबों को। लेकिन एक गरीब पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो जिसके पास क्लीन फ्यूल है ही नहीं, जो ट्रेडिशनल वेज से खाना बनाते हैं लोग, उन लोगों से पूछा जाए तो उनके लिए तो ये एक वेलफेयर स्कीम है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट स्कीम्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, ये कहा गया है। एक चीज़ और नोटिस की गई है कि 2014 के बाद से स्टेट्स को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए गए हैं, स्टेट्स का जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद स्टेट्स की जो है वो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सोशल सेक्टर कौन सा होता है, एजुकेशन पे खर्चा करना, हेल्थ पे खर्चा करना, ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्चा करना, ये क्या होता है, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। इन पे जो स्टेट्स खर्चा करती हैं वो घटा है। वो किस लिए घटा है, क्योंकि स्टेट्स क्या कर रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स पे ज़्यादा स्पेंड कर रही है और उन पे स्पेंड करने की ज़रूरत भी है, लेकिन स्टेट्स को केवल ये समझना होगा, ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स पर खर्चा करना है। हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना है और इसके लिए एक मेज़र क्या हो सकता है कि कंडीशनल ग्रांट्स देने चाहिए। ग्रांट्स डिफाइंड होने चाहिए कि एजुकेशन के लिए इतना मिल रहा है, हेल्थ के लिए इतना मिल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इतना मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना मिल रहा है। ये कंडीशनल ग्रांट्स देना भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद क्या है, हमें क्या समझने की ज़रूरत है, जैसे श्रीलंका में था, अब श्रीलंका डेट में है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सबसे क्रूशियल वेरिएबल है वो है पब्लिक डेट, जिसका फियर है सभी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन को भी। फ्रीबीज़ का इशू इसीलिए इतना ज़्यादा है कि ये डेट को बढ़ा रही है या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रही है। तो इसमें क्या समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो एक साल में हो रहा है उसकी वजह से नहीं आता, बल्कि जो डेट अक्यूमुलेट हो जाता है एक लंबे समय में, जो पब्लिक डेट जुड़ता जाता है, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस, फिस्कल क्राइसिस किसी भी कंट्री या स्टेट में हो जाते हैं। और हमें ये पता है कि इंडिया में जो वेलफेयर स्पेंडिंग है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इंडिया इतना ज़्यादा जीडीपी का पोर्शन खर्च करता ही नहीं है हेल्थ और एजुकेशन पे जितना बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ करती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेवलपिंग या फिर वेलफेयर मेजर्स को रोकना सॉल्यूशन नहीं है। वेलफेयर तो करना पड़ेगा सोसाइटी में डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है कि हम अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं, रेवेन्यूज़ इनफ हो जाएं सो दैट ये बैलेंस आउट हो जाए। इनकम टैक्स बेस को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कहा गया है कि हमारे देश का जो इनकम टैक्स बेस है, मतलब जितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वो स्टैग्नेंट है, एक जगह ठहरा हुआ है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रही है हमारी, तो इनकम टैक्स बेस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन बेस मोर और लेस स्टैग्नेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी। वो हमारे पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम जिन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए। क्या हो सकते हैं, वेल्थ टैक्स हो सकता है, एस्टेट टैक्स हो सकता है, इनहेरिटेंस टैक्स हो सकता है, और जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है ना इंडिया में, वो और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी लो हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ने के चांसेस हैं। तो अगर रेवेन्यू बढ़ेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बांटने के लिए होगा, ये तो है ही। इसके बाद क्या कहता है, अगर हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें स्पेंडिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टैक्स रेवेन्यू को कट डाउन करना पड़ेगा। और रेवेन्यू साइड में हमारे देश में ज़्यादा प्रॉब्लम है रादर देन एक्सपेंडिचर साइड। खर्चा कहाँ हो रहा है ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, जबकि दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आने का उसमें पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का हम कितना यूज़ कर पा रहे हैं। हमें आज की नीड में क्या चाहिए, क्या हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, एक गुड टैक्स फ्रेमवर्क, ये आज की सबसे बड़ी नीड है। हमें पता है हमारी कंट्री में 6% से भी कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। क्या प्रोपोर्शन हुआ है 6%? हमें अपना डायरेक्ट
टैक्स बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स ले रही है, जैसे मल्टीपल टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ा रही है। जीएसटी इस डायरेक्शन में एक स्टेप है, अच्छा स्टेप है, और सेंट्रल लेवल पे हुआ है ये। इसके बाद ये प्रॉब्लम है कि इंडिया अपना टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है। चाइना और ब्राज़ील की तरह इंडिया क्यों अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ा पा रहा है? क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो इंडिया में है वो हर साल बढ़ रही है। मतलब अभी क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर्स, बट कि 8 लाख से एनुअल इनकम जिनकी कम है उनको टैक्स नहीं भरना है, फिर ये 10 लाख भी हो जाएगा। ऐसे कर करके जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया का टैक्स बेस नहीं बढ़ पा रहा है, और टैक्स रेट के साथ साथ उसका बेटर कंप्लायंस भी बहुत ज़रूरी है। मतलब रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर लोग टैक्स भरेंगे ही नहीं तो रेट बढ़ाने या घटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये कहा है कि इंडिया में वेल्थ टैक्स नहीं है। वेल्थ टैक्स लगने से इतना फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप वन टाइम 4% वेल्थ टैक्स ले लें तो वो कितना रेवेन्यू देता है, जितना 1% ऑफ जीडीपी के इक्वल। इतना आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रेवेन्यूज़ बढ़ने के चांसेस हैं, पोटेंशियल है। हम केवल 0.2% जीडीपी प्रॉपर्टी टैक्स से ले पाते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनका एवरेज है 0.6%, और OECD कंट्रीज़ जो हैं उनका है 2% ऑफ जीडीपी, और हमारा है केवल 0.2। हम देख सकते हैं कितना कम है। यहाँ भी पोटेंशियल है हमारे पास अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने का। देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी ऐसे मेजर्स हैं जहाँ हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके बेटर कंप्लायंस की हमें सख्त ज़रूरत है। इसके बाद एक जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो है लोन वेव। जब लोन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ का टैक्स रिड्यूस कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का लोन माफ़ कर दिया जाता है, ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है हमारी रेवेन्यू सिस्टम के लिए। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स को जब घटा दिया जाता है, यहाँ भी रेवेन्यू कट हो जाता है, ये भी काफ़ी दिक्कत है। एक चीज़ ये कहा है कि जब ये प्रोविज़न दिया है कि वुमेन जो होंगी गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको चाइल्ड केयर लीव मिलेगी 2 साल तक की, वो भी पेड। तो 2 साल तक की पेड लीव देने की क्या ज़रूरत है, ये यहाँ क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्या होगा कि वुमेन काम नहीं कर रही है, घर पे है, और उसको 2 साल सैलरी मिलेगी, तो ये एक खर्चा है, स्टेट के ऊपर बर्डन है, इसको भी कम किया जा सकता है। और एक मोटा डाटा हमें यहाँ से मिलता है कि 8% से भी ज़्यादा जीडीपी किस पे जाता है, सब्सिडीज़ पे हमारा चला जाता है। यहाँ भी हमें थोड़ा सा कट डाउन अपने खर्चों को करने की ज़रूरत है। खर्चा बचाना और रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के सोर्सेज ढूंढना, ये दोनों बैलेंस करने होंगे सो दैट, और फ्रीबीज़ का कोई इशू नहीं है, वेलफेयर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।